नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं विज्ञान के विषय की। जनरल साइंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक अपन कर चुके हैं और इसी तरह के टॉपिक के साथ अपन फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक वो है आपका कंकाल तंत्र। इस कंकाल तंत्र से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं, तो आप निश्चित रूप से प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पे पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, तो उन टॉपिक को भी आप विजिट करें और हमारे साथ जुड़े। निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हमारे विश्वास को बना रहे हैं, हमारे विश्वास के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि हम इस विश्वास को बनाए रखेंगे और आने वाले समय के अंदर जिस विश्वास के साथ आप जुड़ रहे हैं, जिस विश्वास को आप बनाए रख रहे हैं, उस विश्वास के अंदर हम आपको बहुत सारी क्लासें प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके अंदर एमसीक्यू क्लासेस होगी, आपकी प्रीवियस ईयर क्लासेस होगी। चाहे अभी आप जो है एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए सभी के लिए महा मैराथन आपको मिलने वाली है। एक एक क्लास के अंदर ऐसा कंटेंट आपको देंगे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी पेपर अभी पटवारी के, ग्राम सेवक के, ये जो 4th ग्रेड इतनी बड़ी वैकेंसी थी जिसके पेपर हुए, इन सभी पेपरों को एनालाइज किया है हमने और इनके अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस के आधार पर हमने बहुत शानदार क्वेश्चन बनाए हैं। तो उन क्वेश्चंस को निश्चित रूप से आप अटेंड करें और इन क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। जल्दी से जल्दी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं या आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसके सामने ये चैनल रखें, उनको बताएं कि ये क्लासें हैं और बहुत शानदार क्लासें हैं। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े, विश्वास बनाएं, हमें अप्रिशिएट करें, हमें जो है सपोर्ट करें। हम आपके इस सपोर्ट के बदले में बहुत शानदार चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये विश्वास बनाए रखें और भी लोगों को जोड़ते जाइए और इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए। हम हमारे विज्ञान विषय के कारवां को बढ़ाते हैं और बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये हमारे बायोलॉजी का एक टॉपिक मिलता है आपको, नियंत्रण एंड समन्वय। नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जब आप जाते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको दो टॉपिक मिलते हैं। एक होता है आपका नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों का हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर पीयूष ग्रंथि हो गई, आपकी थायराइड है, थाइमस है, चाहे बोली वो जो है अंडाशय है, वृषण है, अग्नाशय जो मिश्रित ग्रंथि है, उन सभी के बारे में फुल डिटेल के अंदर चर्चा की है मैंने। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें। इसके अलावा और भी जो आपको वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उन सभी वीडियोस को आप देखें और ये जो कंटेंट आपको दिया गया है वो कैसा लगा आपको, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है बताएं और हमें अप्रिशिएट करें। तो बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के अंदर नर्वस सिस्टम, जिसकी हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को अपन एक साथ पढ़ते हैं और ये दोनों हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। अब इसको बेसिक एग्जांपल से अगर आप लेंगे कि भाई तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है, आप हमें पहले तो इसके बारे में क्लियर कर दीजिए। तो मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूं कि नियंत्रण और समन्वय का सीधा सा मतलब है कि आप अपने ऊपर ले लीजिए। भाई कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है? क्या उसके ऊपर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? सब है, नियंत्रण भी है, कोऑर्डिनेशन भी है। भाई अगर आप क्लास के अंदर बैठे हैं तो क्या क्लास के अंदर आप अपनी मर्जी की चीजें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास के अंदर टीचर का कंट्रोल होता है, कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेशन भी है, कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेशन भी है। आप वहाँ पे बदमाशी नहीं कर सकते, हिलडुल नहीं सकते। हाँ, चोरी छिपके कुछ थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो कुछ मामले में पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कुछ कर पाए, तो वो एक्सेप्शन रहेगा, वो अपवाद स्वरूप रहेगा। लेकिन
उसके ऊपर पूरी क्लास के ऊपर क्या है, नियंत्रण है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन मतलब जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है, जिस टॉपिक के बारे में चीज़ें चल रही है उसको कोऑर्डिनेट भी किया जा रहा है कि क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ये सारी चीज़ें लिख लिया क्या, नहीं लिखा क्या, चित्र देखा क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, कोऑर्डिनेशन के अंदर है। किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की अधिकता है, ये सारी चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेशन है। साथ में क्या, नियंत्रण। अगर आप घर के अंदर है, घर के अंदर हमारे पेरेंट्स का नियंत्रण है, क्या मर्जी हो जब रात को 12 बजे हम घर से बाहर निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते। थोड़ी सी आवाज़ आई, घर से आवाज़ आएगी, कहाँ जा रहा है, क्या हुआ, है कि नहीं। तो ये क्या है, नियंत्रण है। उसके साथ कोऑर्डिनेशन है, बातचीत हो रही है, क्या है, कोई तकलीफ है क्या आपको, कोई तकलीफ है आपको, रात को 12 बजे आप घूम रहे हो, क्या हो गया है। तो नियंत्रण और समन्वय का जो काम होता है वो किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है। और ये मिल के काम करता है किसके साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। इसके अंदर तंत्रिकाएं होगी, एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से क्या होंगे, हार्मोन होंगे। तो ये पूरा मिलकर हमारे शरीर को हैंडल करता है, किस तरह की चीज़ें हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए और किस तरह से चीज़ें हमारे शरीर के अंदर चल रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होगा। तो देखो भाई, कार्य क्या होगा, तो तंत्रिका तंत्र जिसको अपन कहते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसका सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि भाई कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है इसका नियंत्रण, नियंत्रण व समन्वय, नियंत्रण व समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण होता है कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है भाई, इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी किससे वर्ड बना है, न्यूरोलॉजी वर्ड बना है न्यूरॉन से। यानी कि इसके जो कार्य करता है, भाई कोई भी काम अगर कर रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट अगर चल रहा है, कि भाई हमारे सरकार के अंदर डिपार्टमेंट चलते हैं कि ये रेल विभाग है, ये जल विभाग है, ये सड़क निर्माण विभाग है, ये वित्त मंत्रालय है, ये सारी चीज़ें जो चल रही है उसके अंदर कोई काम तो करने वाला है। तंत्रिका तंत्र तो हमारा क्या है, एक डिपार्टमेंट है, बॉस है, लेकिन इसके अंदर कोई काम तो कर रहा होगा। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रही है तंत्रिकाएं। तो ये जो तंत्रिक न्यूरोलॉजी से शब्द बना है, ये किससे बना है, तंत्रिका से बना है। किससे बना है, तंत्रिका से, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन के लिए आप ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये क्या होती है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके अंदर कोशिका की बात आई है तो अपन जो है थोड़ी सी कोशिका की बात कर लेते हैं। तो देखो, कोशिका जो है, कोशिका की खोज तो किसने की है अभी, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका की खोज आपके की है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की अगर आप बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। कौन सी है, माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भाई, मानव शरीर में, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप बताएंगे शुक्राणु। मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भाई, शुक्राणु है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी आपके शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, शुतुरमुर्ग का अंडा,
शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच आप कह सकते हैं। और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका की बात हमने करी है, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसके अंदर तंत्रिकाएं होती है जो तंत्रिका तंत्र का कार्य करती है। तंत्रिकाएं जो है वो क्या कार्य करती है? तंत्रिका तंत्र का कार्य करती है। इन तंत्रिकाओं को आप देख सकते हैं कि ये तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो ये तंत्रिकाएं जो है 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है मुख्य रूप से। बाकी इसके अंदर मिश्रित तंत्रिकाएं भी होती है। देखो जैसे ये हमारा अंग है, ये हमारा क्या है? अंग है। और ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा क्या है? मस्तिष्क है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो भाई, हमारा काम चल रहा है, हम जो है कहीं पे भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक गुप्तचर विभाग होता था। कहीं पे भी, जैसे मान लो पुराने समय के अंदर बात करें तो वहां पे गुप्तचर विभाग होता था। गुप्तचर विभाग मतलब एक खबरी। खबरी तो आज भी है, आज भी खबरी है। गांव के अंदर पुलिस के खबरी होते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति जो है पुलिस का खबरी बन सकता है। और इसके लिए निश्चित रूप से आपने कभी अखबार के अंदर या ऑनलाइन देखा होगा, तो उसके लिए बिल्कुल प्रेस नोट जारी होता है। और कोई भी खबरी जो है अपने निकटवर्ती थाने के अंदर जाके कह सकता है कि भाई मैं आपको अपने गाँव की खबर दे दूंगा। और उसका थोड़ा सा मतलब वैसा होना चाहिए कि गाँव के अंदर उसका थोड़ा चाल चलन है और लोगों के साथ बातचीत करता रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है ढंग का, और वो इस तरह की बातों के अंदर कर सकता है कि पुलिस को खबर दे सकता है। वैसे ही ये तंत्रिकाएं अपना काम करती है। वैसे ही क्या करती है? तंत्रिकाएं काम करती है। एक ऐसी तंत्रिकाएं होती है जो गुप्तचर विभाग की तरह अंगों के जो भी कार्य हैं उनके बारे में सूचनाएं देती है। और फिर मस्तिष्क उनको एनालाइज करके वापस उनके लिए संदेश भेजता है कि इसको हैंडल किया जाए, इस घटना को होने से बचाया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो संदेश अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली जो कोशिकाएं होती है उसको अपन कहते हैं संवेदी तंत्रिकाएं। ये कौन सी होती है? संवेदी तंत्रिकाएं होती है। इनको अपन क्या कहेंगे? संवेदी तंत्रिकाएं कहेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी? संवेदी तंत्रिकाएं। और जब मस्तिष्क एनालाइज करके वापस सूचनाएं भेजती है तो वो किसके माध्यम से आती है? प्रेरक, या इनको बोलते हैं मोटर तंत्रिकाएं। इनको क्या बोला जाता है? मोटर तंत्रिकाएं बोला जाता है। मोटर तंत्रिकाएं जो है इनको वापस संदेश भेजती है। कुछ तंत्रिकाएं ऐसी भी है जो मिश्रित है, जो संदेश लेकर भी जाती है, जो संदेश लेकर भी आती है। इनको हम क्या कहते हैं? मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मिश्रित। तो ये जो अंग है इसको अपन ग्राही अंग कहेंगे। इनको अपन क्या कहेंगे? ग्राही अंग कहेंगे कि ये संदेशों को जो है ग्रहण कर रहा है, तो ये ग्राही अंग है। और मस्तिष्क इसको एसोसिएट करके वापस जो है यहाँ पे भेजता है। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम क्या कहेंगे? तंत्रिकाएं कहेंगे, न्यूरॉन्स कहेंगे। और न्यूरॉन्स से ही हमारा क्या बनता है? न्यूरोलॉजी बनता है। एक चीज मैंने आपको बताई कि ये किसके साथ मिलके काम करता है, तो ये अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलके काम करता है। किसके साथ? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र जिसको अपन कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम का जो अध्ययन होता है इसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। इसको अपन क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजी और ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तब इनको क्या कहा जाता है? तब इनको कहा जाता है, ये दोनों एक साथ मिलके जब काम करेंगे तब इनको क्या कहा जाएगा? तब इनको कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तब इसको क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी हो गया। तो तंत्रिका तंत्र का काम आप समझ पाए होंगे कि इसका काम क्या है, कि इसका काम हमारे शरीर के विभिन्न भागों को, विभिन्न ऑर्गन्स को नियंत्रित करना, उनका समन्वय स्थापित करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। भाई हमने ये तो कह दिया कि हमारे ऊपर नियंत्रण है, टीचर का नियंत्रण है, हमारे पेरेंट्स का नियंत्रण है। अगर आपने रूम ले रखा है, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वहाँ के हॉस्टल वार्डन का नियंत्रण हो सकता है आपके पास, आपके ऊपर, या रूम जो ऑनर है, मकान के जो ऑनर है उनका नियंत्रण हो सकता है। भी आप कोई भी रूम लेते हैं आपको एक चीज़ सुनने को जरूर मिलती है, आपको ये इंस्ट्रक्शन जरूर मिलते हैं, ज़्यादा रूम पे कोई नहीं आना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए,
10 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं होगी, ताला लग जाएगा, तो 10 बजे से पहले पहले आ जाना चाहिए। रूम के अंदर ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। और रूम की साफ सफाई होनी चाहिए टाइम टू टाइम, पानी ज़्यादा नहीं डालना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये क्या है, ये नियंत्रण है, लेकिन उसके साथ कुछ बातें भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी है कि भाई आपको क्या चाहिए, आप किस तरह से काम करना पसंद करेंगे, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ होती है। तो एक नियंत्रण, एक कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करता है कौन, तंत्रिका तंत्र। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। और ये किसके साथ मिलकर काम करता है, एंडोक्राइनोलॉजी तंत्र के साथ काम करता है। जब मिलकर काम करते हैं तो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो एंडोक्राइनो सिस्टम है, जो अंतःस्रावी तंत्र है, वो अलग चीज है और न्यूरो सिस्टम जो है ये अलग है। दोनों तंत्र को मिलाने वाली जो कड़ी है वो कौन सी है, क्या आप बता पाएंगे? इन दोनों को मिलाने वाली जो कड़ी है वो कौन सी है? तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि इन दोनों तंत्रों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो हाइपोथैलेमस है। वो क्या है, हाइपोथैलेमस, जिसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर या सुप्रीम कमांडर कहते हैं। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का पार्ट है जो किससे जुड़ता है, पीयूष ग्रंथि से जुड़ता है। और पीयूष किसकी मास्टर है, पीयूष अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर है। पीयूष को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस और पीयूष जुड़ के ये क्या बनाते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं न्यूरो सिस्टम के अंदर। आगे बात करते हैं कि न्यूरो सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में कितने प्रकार का होता है। न्यूरो सिस्टम हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो देखो, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें, तंत्रिका तंत्र की अगर अपन बात करें तो देखो, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र आपको मिलेगा। इस तंत्रिका तंत्र को अपन 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार क्या है, 3 भागों के अंदर इसको अपन बांटते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन सा है अभी? सबसे पहला होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन छोटा लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए इसके अंदर। देखो देखो, एक होता है आपका जो है, इसको अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। क्या हो गया ये आपका तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो तंत्रिका तंत्र है इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको NSC लिख देते हैं, NS यानी कि नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपका पेरिफेरल, 2 ही भाग लिखते हैं एक बार इसके, ठीक है। फिर ये जो है ये आपका हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, ये एक तो आपका क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, एक पेरिफेरल सिस्टम हो गया। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये क्या है भाई आपका, ये आपका क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आप बढ़ेंगे जो हमारी सेंटर की चीज़ें, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शामिल करके जो भी भाग आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। बाकी की जो भी तंत्रिकाएं हमारे शरीर के अंदर काम कर रही है वो पूरी क्या है, हमारे इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग होगी। किसका भाग होगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग होगी। उसके बाद जो 3 भागों की हमने बात की थी ना, 3 भाग, तो कई बार क्या होता है कि अपन शॉर्ट में पढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं, तो उस समय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अलग कर देते हैं और सीधा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो जाएगा, एक पेरिफेरल हो जाएगा और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही हम किसकी बात करते हैं, जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको आप 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। ये 2 भाग कौन से होते हैं कि एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र जिसको अपन बोलते हैं सोमेटिक।
सोमेटिक यानी कि जो ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित है, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित जो भी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा किए जाते हैं। और एक होता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं से रिलेटेड काम करता है। अनैच्छिक क्रियाओं से रिलेटेड की अनैच्छिक क्रिया जैसे मतलब हमारे आहार नाल के अंदर जो है संकुचन हो रहा है, पैरालिसिस की क्रिया हो रही है, या अपन बात करें कि भाई हमारे हृदय के अंदर जो गति हो रही है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ये आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये दो भाग कौन से हैं, तो एक तो आता है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक तो आपका क्या आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और एक आता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। एक क्या आता है आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये जो है तंत्रिका तंत्र के भाग हो जाते हैं आपके मोटे तौर पर जो है आपके भाग हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये हमारा क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये हमारा क्या है भी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसको आप कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको आप कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये हमारा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर आपका एक तो आता है मस्तिष्क, एक तो क्या आता है इसके अंदर मस्तिष्क आता है, मस्तिष्क आता है, और एक इसके अंदर क्या आता है, मेरुरज्जु आता है। कौन आता है, मेरुरज्जु। एक तो इसके अंदर कौन आएगा, मस्तिष्क आएगा, और एक मेरुरज्जु की बात अपन कर दें। इसके अंदर कौन आएगा भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आएगा, ये सारी तंत्रिकाएं होगी, ये सारी कौन होगी, तंत्रिकाएं होगी। मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं फैली है वो सारी किसके अंदर है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे आप पढ़ते कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। अब लिख लीजिए इसको, कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है अभी, कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है, देखो इसकी बात अपन और भी करेंगे। कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, कपालीय तंत्रिकाएं जो है ये होती है आपके 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है, मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है, तो मेरु तंत्रिकाएं आप बताएंगे ये होती है 31 जोड़ी। अगर आपसे कभी पूछ ले टोटल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो 12 जोड़ी यानी 24, 31 जोड़ी यानी कि 62। ये 62 और 24 को आप टोटल जोड़ेंगे तो 86 जो है पूरे न्यूरॉन्स होंगे। 86 तंत्रिकाएं जो है आप कह सकते हैं कि हमारे तंत्रिका तंत्र को हैंडल करती है, हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये तंत्रिका तंत्र के बारे में हम देख रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, किस तरह से इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका अध्ययन जो है हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रूप में करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल सिस्टम आपका कौन सा हो गया, जिसके अंदर दो भाग है, एक कायिक तंत्रिका तंत्र है, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो ऐच्छिक क्रियाएं भाई जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, आप YouTube पे देखेंगे तो कहीं पे भी आपको इतनी चीज नहीं मिलेगी। क्लास भले ही आपको 4 घंटे लंबी मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर जब आप पूरा लिखेंगे ना कॉपी के अंदर, क्लास 4 घंटे की मिल जाएगी बोले, कॉपी के अंदर आप लिखेंगे तो आप देखेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे ना कि 4 घंटे के अंदर मैंने क्या पढ़ा है, आपको उसके अंदर ज्ञान नहीं दिखेगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। क्योंकि अब जो चीज़ें हमसे पूछी जा रही है वो एक दूसरे से लिंक करके पूछी जा रही है। भाई हम इसको तंत्रिका तंत्र को ऐसे भी तो पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटो नर्वस सिस्टम, बात खत्म हो गई। अब आपको पूछे कि ऐच्छिक क्रियाओं से रिलेटेड कौन सा तंत्रिका तंत्र होगा, कैसे बता पाएंगे आप,
ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं से रिलेटेड है। तो ये सारे जो है आपको इस तरह से एक सीक्वेंस के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो जाती है, ये ऐच्छिक क्रियाओं से रिलेटेड है, ये अनैच्छिक क्रियाओं से है, अनुकंपी और परानुकंपी, इसकी भी बात अपन करेंगे आगे, ठीक है। तो बने रहें साथ में, चलते अपन आगे। देखो आगे अपने कपाल तंत्रिकाओं की बात करिए। कपालीय तंत्रिकाएं होती है 12 जोड़ी, मेरु तंत्रिकाएं होती है 31 जोड़ी। इसके अंदर सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, इन सभी तंत्रिकाओं की बात करेंगे। वेगस की भी बात करेंगे, सियाटिक की बात करेंगे, एबिसेंट की भी बात करेंगे। अब ये क्या है, बने रहे जानने के लिए हमारे साथ, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। किसकी बात करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर एक लाइन आप डालेंगे कि ये जो तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शामिल किया जाता है। इस तंत्र में, इसमें, या सीधा लिखें आप, इसमें मस्तिष्क, मस्तिष्क व मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को शामिल किया जाता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु को शामिल किया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु को शामिल किया जाता है। ये नर्वस सिस्टम का या तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग होता है जो मस्तिष्क व मेरुरज्जु, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के माध्यम से, मेरुरज्जु के माध्यम से, मेरुरज्जु के माध्यम से, मेरुरज्जु के माध्यम से संवेदों को, संवेदों को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है तथा उनके लिए, उनके लिए प्रेरक भेजता है, प्रेरक भेजता है, ठीक है। अब आप तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। तंत्रिका तंत्र भ्रूण से ही बनना शुरू हो जाता है, भ्रूण से ही बनना शुरू हो जाता है, लेकिन तंत्रिकाओं का जो संपूर्ण विकास है वो शुरू जो है फाइनल होता है भ्रूण की एक्टोडर्म के अंदर। भाई सबसे पहले अंदर की जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। फिर क्या होती है, मीजोडर्म। मीजोडर्म के अंदर अपन संयोजी ऊतक की बात करते हैं, जो हड्डियां, हमारा ब्लड है, ये सब किसके अंदर आता है, मीजोडर्म के अंदर आता है। जो एक दूसरे अंगों को जोड़ने वाली जो चीजें हैं वो मीजोडर्म के अंदर आती है, और जो हमारे अंग बनते हैं वो किसके अंदर, एंडोडर्म के अंदर बनते हैं। और फाइनलाइज जो है चीजें किसके अंदर होती है, एक्टोडर्म के अंदर होती है। किसके अंदर, इस चीज को अपन पढ़ेंगे जो हमारा कोशिका वाला चैप्टर होगा उसके अंदर अपन पढ़ लेंगे, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन पढ़ लेंगे इसको। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर एक्टोडर्म के अंदर फाइनली ये तंत्रिका तंत्र जो है बन के हमारे सामने तैयार होता है। अब एक बात और भी है, आजकल अगर आप देखोगे ना तो हमारे ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। भी आप जो है छोटे बच्चों को आजकल हम खुद भी देखते हैं कि जिस बच्चे को ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा है उसके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि अगर उसको गलती से ट्यूशन भेज दिया ना तो ट्यूशन वाले सर तो गए भाई। 2 महीने हो गए साहब, इसको अभी 3 की टेबल ही नहीं आ रही है। अरे 3 की टेबल तो आ रही है इसको, पर इसको बोलना नहीं आ रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, इसके मस्तिष्क का अभी पूरा विकास ही नहीं हुआ है। मस्तिष्क गवर्नमेंट के अंदर आप जाते हो, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर 6 साल का पहली क्लास के अंदर एडमिशन देते हैं। अपन शहरों के अंदर 2 साल के लिए केजी, प्रेप,
पता नहीं अल्ट्रा क्रेज क्या 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 रख रखा है नाम, उनके अंदर बच्चों को शामिल कर दिया अपन ने, वहाँ पे चीज़ें जो है डाल रखी है। लेकिन जन्म के बाद भी मस्तिष्क का विकास होता है, जन्म के बाद भी 5 से 6 साल तक मस्तिष्क का विकास होता है, पूरी तरह से विकास नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का विकास जो है अंतिम स्टेज के अंदर होता है, एक्टोडर्म के अंदर होता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके अंदर बता सकते हैं कि जैसे ब्लड का जो है निर्माण अगर आपसे पूछ ले, संयोजी ऊतक का निर्माण पूछ ले, तो आप कह देंगे भाई वो जो है आपके मेसोडर्म के अंदर होता है, और तंत्रिका तंत्र का जो विकास है वो एक्टोडर्म के अंदर होता है, अंतिम स्तर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है अब हो जाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर मस्तिष्क और मेरु रज्जु को शामिल करते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जो होता है वो मस्तिष्क और मेरु रज्जु ही होता है, जिसके माध्यम से संवेदों को प्राप्त किया जाता है और उनके लिए प्रेरक भेजे जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मस्तिष्क की। देखो मस्तिष्क की बात करते हैं अब हम, देखो भाई अब अपन बात करते हैं मस्तिष्क की। देखो ये हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क जिसको अपन कहते हैं ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं ब्रेन। सबसे पहले तो इसके भागों की बात कर लेते हैं कि वह मस्तिष्क को अपन कितने भागों में बांटते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो मस्तिष्क को यहाँ पे रख देते हैं बीच में, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेन हो जाएगा, ब्रेन मस्तिष्क, ये हमारा क्या हो गया मस्तिष्क हो गया। अब इस मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं, मेनली कितने भागों में 3 भागों में। देखना आप बहुत शानदार चीज है ये, ठीक है 3 भागों में। नॉर्मली तो अपन कहते हैं कि अग्र मस्तिष्क हो गया, ये क्या हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है ये अग्र मस्तिष्क हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क, बोला ठीक है। ये क्या हो गया मध्य मस्तिष्क, बोला ठीक है। चलो उसके बाद जो है ये क्या हो गया पश्च मस्तिष्क हो गया, बोला ठीक है। ये क्या हो गया पश्च मस्तिष्क, ये क्या हो गया आपका पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग हो गए। अब देखो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इंग्लिश में भी देख लो, इसको अपन कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये हिंज ब्रेन हो गया। लेकिन इनके और भी नाम मिलते हैं, इनके और भी नाम मिलते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोसेनसिफेलॉन, इसको अपन क्या कहते हैं प्रोसेनसिफेलॉन। प्रोसेनसिफेलॉन, इसको कहते हैं मेसेनसिफेलॉन। मेसेनसिफेलॉन, ये क्या हो गया मेसेनसिफेलॉन। इसको बोलते हैं रोम्बेनसिफेलॉन, इसको अपन क्या बोलते हैं रोम्बेनसिफेलॉन। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोसेनसिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन। ये 3 भाग हो गए। इनका नाम आपको पता होना चाहिए भी। अग्र मस्तिष्क गए जमाने अग्र मस्तिष्क करते हुए मध्य मस्तिष्क करते हुए नाम मिल गया ना, प्रोसेनसिफेलॉन का भाग है। तो क्या बताओगे आप प्रोसेनसिफेलॉन का भाग। और ये जो पेपर टफ करते हैं ना, पेपर टफ नहीं है, बस भाषा को ही इधर उधर किया है, चीजें वही है। भाई तंत्रिका तंत्र से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तंत्रिका तंत्र से कोई अलग तंत्रिका तंत्र लाओगे क्या आप। पाचन तंत्र से क्वेश्चन आपके सिलेबस में पाचन तंत्र दे रखा है, अलग क्वेश्चन लाओगे क्या आप, नहीं लाएंगे। भाई आपको जैसे कुछ सन पूछ लेते हैं, जैसे मेंडल है, आनुवंशिकता के बारे में है, आनुवंशिकता के बारे में है। अब मेंडल और आनुवंशिकता का इतना गहरा रिश्ता है हमारा कि हम हर टॉपिक के अंदर आनुवंशिकता को पढ़ रहे हैं, हर जगह हम मेंडल को डाल रहे हैं। भाई साहब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते ही, खोज कब की। अब हमें लगता है कि खोजें पूछी जा रही, अरे खोजें नहीं पूछी जा रही। साइंस के अंदर कितनी खोजें हैं, किस किस को याद करेंगे। लेकिन जो चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं अपन से, जिससे हमें लगता है पेपर तो हार्ड हो गया। पेपर हार्ड नहीं हुआ है। उन्हीं चीज़ों में जिस तरफ अपन ध्यान नहीं देते हैं, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम है भाई आपका। जैसे मान लो कि आपके एक क्वेश्चन आया था रेलवे के अंदर, आई थिंक रेलवे के अंदर या पटवारी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट है, सबको पता है इनेमल है, इनेमल नाम ही नहीं है, वहां पे नाम दे दिया दंतवल्क। अब वो उसका हिंदी नाम है कि नहीं। अब जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसका तो हिंदी पूछ लिया जा रहा है, और जो
हिंदी पढ़ रहे हैं उसका इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल वर्ड है उसको आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में भी ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क और ये हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब इनके अंदर भी अलग अलग भाग है भाई, देखो इनके अंदर भी अलग अलग भाग है। एक भाग आता है आपका मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, ध्यान से देखिएगा, मेटेनसेफेलॉन, ये तो वही न्यूज़ वाली बात होगी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मेटेनसेफेलॉन, एक होता है डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन हो गया, डाइएनसेफेलॉन हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखो इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, एक क्या होता है इसके अंदर एक होता है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी बोलते हैं इसको। एक होता है यहाँ पे आप लिख दीजिए सेरेब्रल पेंडिकल, सेरेब्रल पेंडिकल, ये क्या हो जाएगा आपका सेरेब्रल पेंडिकल, ये सेरेब्रल पेंडिकल हो गया। ठीक है, और रोम्बेनसेफेलॉन पश्चिम मस्तिष्क के अंदर यहाँ पे दो चीजें मिलेगी आपको, यहाँ पे टेलेनसेफेलॉन है, मेटेनसेफेलॉन उधर आएगा, ये क्या है आपका टेलेनसेफेलॉन, ये क्या हो जाएगा आपका टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन और ये हो जाएगा आपका मेटेनसेफेलॉन, ये क्या हो जाएगा आपका मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन और ये हो जाएगा आपका माइलिनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन या माइलेनसेफेलॉन भी इसको बोला जाता है, माइलिनसेफेलॉन। देखो बहुत गजब की चीज़ें हैं। अब ये YouTube पे तो इतनी चीज़ें हो नहीं पाएगी आपके, लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर जो है आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेगी। तो डेफिनेटली आप बने रहें चैनल के ऊपर और भी लोगों को जो है आप जोड़ें, और भी जो आपके साथीगण हैं उनको भी जोड़ें जो एक अच्छे चैनल की खोज के अंदर है, अच्छे चैनल की फिराक के अंदर है। तो उनको बताइए कि आ गया है नया चैनल सिलेक्शन एकेडमी का, जहां पर चलेगी आपकी बहुत शानदार क्लासें। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन वाला है उसको तो डेफिनेटली आप करके ही रखें, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी क्लास आ रही है, कौन सी क्लास जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई भी आपके, ये तो हो गए भाग। अब इन भागों के अंदर और कौन कौन सा भाग आएगा, इसके अंदर अपन किस किस को शामिल करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को अपन यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे इन सभी चीज़ों की, देखिएगा। चलिए, ये हो गया हमारा इस तरह से। अब देखो ये जो टेलेनसेफेलॉन है इसके अंदर आपका एक तो आता है यहाँ पे ग्राण पिंड, यहाँ पे क्या आते हैं ग्राण पिंड आते हैं, ग्राण पिंड, और एक इसके अंदर आप लिख लो मस्तिष्क को, किसको लिख दो प्रमस्तिष्क को। एक तो ग्राण पिंड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जिसको अपन कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर टेलेनसेफेलॉन के अंदर। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा डाइएनसेफेलॉन, यहाँ पे क्या आएगा डाइएनसेफेलॉन, ये डाइएनसेफेलॉन तो इधर लिख दिया ना अपन ने। अच्छा, इस तरफ है आपका एक तो ग्राण पिंड है और एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा प्रमस्तिष्क, एक क्या हो जाएगा प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, और डाइएनसेफेलॉन के अंदर आपका एक तो आएगा थैलेमस, एक तो आपका क्या आ जाएगा थैलेमस, एक आ जाएगा आपका एपीथैलेमस, और एक आपका क्या हो जाएगा हाइपोथैलेमस, एक आपका क्या हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, डेफिनेटली आपने इतनी चीज़ तो ऐप में भी नहीं पढ़ी होगी, कहीं पे ऐप के अंदर भी नहीं पढ़ी होगी। टेलेनसेफेलॉन ग्रैंड पिंड प्रमस्तिष्क आ जाएगा, डाइएनसेफेलॉन के अंदर थैलेमस, एपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो गया, इधर सेरेब्रल पेंडिकल हो गया। मेटेनसेफेलॉन के अंदर आप कहेंगे कि मेटेनसेफेलॉन के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो मिलेगा आपको अनुमस्तिष्क,
एक तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे अनुमस्तिष्क मिलेगा और एक मिलेगा यहाँ पे पोन्स। पोन्स जो श्वसन को नियंत्रित करता है। पोन्स किसको नियंत्रित करता है? श्वसन को। और माइलिन सिफेलॉन के अंदर मिलेगा आपको मेडुला आम्लागेटा। मेडुला आम्लागेटा, मेडुला आम्लागेटा क्या मिलेगा आपको? मेडुला आम्लागेटा। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं भी, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे तो और भी शानदार हो जाएगा आपके लिए, ये और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चले भाई, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यहाँ पे मस्तिष्क के भाग हो गया आपके, अग्र मस्तिष्क हो गया जिसके अंदर प्रोसेनसिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन की बात करते हैं अपन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसके बाद प्रोसेनसिफेलॉन के अंदर अपन टिलेनसिफेलॉन, डाइगेनसिफेलॉन, ग्रहणपिंड, प्रमस्तिष्क और इसके अंदर थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। मेसेनसिफेलॉन के अंदर कार्बोरा, क्वाड्रिसेमिन, सेरेब्रल, पेंडिकल, अनुमस्तिष्क, पोन्स, मिटेनसिफेलॉन के अंदर और माइलिनसिफेलॉन के अंदर मेडुला आम्लागेटा की बात करते हैं। एक तरह से आपका तंत्रिका तंत्र जो है यहाँ पे पूरा ओवरव्यू हो जाता है। अब अपन जो है एक एक तंत्र की यहाँ पे बात करते हैं। उससे पहले मस्तिष्क जो किस तरह से बना हुआ है उसका थोड़ा सा यहाँ पे अपन रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद अपन इनकी एक एक की बात अपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई देखो, अब देखो मस्तिष्क जो है हमारा किस तरह से बना हुआ है तो उसकी बात करते हैं। ये हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, ठीक है। देखो इस मस्तिष्क के अंदर जो हमारा मस्तिष्क है, इसके अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये मस्तिष्क जो है ये क्रेनियन बॉक्स के अंदर भरा रहता है। हमारा मस्तिष्क जो है ये किसके अंदर रहता है? क्रेनियन बॉक्स के अंदर। ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, किसके अंदर रहता है? क्रेनियन बॉक्स। अब क्रेनियन बॉक्स किससे बना हुआ है? ये कपाल की हड्डियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कपाल अस्थियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ? अभी कपाल अस्थियों से बना हुआ है। तो कपाल अस्थियां कौन सी है? जो हमने कंकाल तंत्र के अंदर पढ़ी है। अगर आपने नहीं देखा है कंकाल तंत्र का पार्ट तो आप जरूर जो है स्केलेटन सिस्टम को देखिए, वहाँ पे भी अपन ने बहुत शानदार बातें की है, बहुत शानदार कंटेंट मैंने वहाँ पे दिया है, तो उसको भी आप जो है देखें। चलिए यहाँ पे कपाल तंत्र के अंदर जो कपाल अस्थियों की बात की है, तो कपाल अस्थियां कितनी होती है? 8 अस्थियों की बात की है मैंने। कितनी अस्थियों की? 8। आप ध्यान रखेंगे कौन सी होती है? सबसे सामने जो है वो होती है फ्रंटल। कौन सी होती है? फ्रंटल। उसके बाद कौन सी होती है? पीछे की साइड में ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। उसके बाद कौन सी बात करी थी अपन ने? पैराइटल। पैराइटल। और कौन सी है? टेम्पोरल। टेम्पोरल। और कौन सी है? तो आप कहेंगे एथमोइड। कौन सी है? एथमोइड। और कौन सी है? एक है आपकी स्फिनोइड, जिसके अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? प्यूस ग्रंथि। ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बात की है, ठीक है। सीला टर्सिका गड्ढे के अंदर क्या होती है? प्यूस ग्रंथि होती है। अब इसके अंदर ये जो हड्डियां हैं ये कितनी है? 6 ही हुई है। तो 6 हुई तो भाई एक ये होती है, एक ये होती है, पैराइटल 2 होती है और टेम्पोरल भी 2 होती है, एथमोइड 1 है और स्फिनोइड 1 है। अब गिनो
कितनी हो गई? 8 हो गई ना। इन 8 हड्डियों से जो हमारा कपाल बना हुआ है उसके नीचे, उसके अंदर हमारा क्या है? मस्तिष्क है। उसके अंदर क्या है? मस्तिष्क है। उस मस्तिष्क के बारे में, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर बना हुआ। उसके बाद देखो, ये मस्तिष्क क्रेनियन बॉक्स के अंदर तो है ही है, उसके बाद इसके ऊपर आवरण भी है। एक क्या है? मस्तिष्क आवरण है। इसके ऊपर क्या है भाई? मस्तिष्क आवरण है। इसके ऊपर क्या है? मस्तिष्क आवरण है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेनिनजेस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? मेनिनजेस कहते हैं भाई। ये मेनिनजेस है, मस्तिष्क आवरण। और ये मस्तिष्क आवरण 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। कितनी परतों से मिलकर बना हुआ है? 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपकी डी, एक है आपकी ए और एक है आपकी पी। डी, ए और पी, ये 3 परतें हैं जिससे ये बना हुआ है। अब देखो, डी का मतलब क्या होता है? ड्यूरामेटर। डी का मतलब क्या होगा भाई? ड्यूरामेटर। ये होगी आपकी ड्यूरामेटर, ठीक है। एक होती है आपकी एरिकनोइड। कौन सी होती है? एरिकनोइड। ये होगी आपकी एरिकनोइड। एक होगी आपकी पायामेटर। एक कौन सी होगी? पायामेटर। और ये जो कंटेंट है ना भाई, ये पूरा एनसीईआरटी का है। भले आप 11th 12th की बायो उठा के देख लेना, भले आप 10th की बायो उठा के देख लेना, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है। ये पूरा का पूरा क्या है? एनसीईआरटी पैटर्न है। एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की लाइन है। और आज का जो पेपर आ रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी पैटर्न पे ही है। तो पूरा जो अपन फॉलो कर रहे हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं? एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 परतें हैं मस्तिष्क आवरण मेनिनजेस के अंदर। ड्यूरामेटर है, एरिकनोइड है और पायामेटर है। ड्यूरामेटर जो है सबसे बाहरी परत है। ड्यूरामेटर क्या है? सबसे बाहरी परत है। बीच वाली परत कौन सी हो जाएगी? एरिकनोइड। और सबसे अंदर वाली जो परत है उसको अपन पायामेटर बोलते हैं। अब देखो, इनके अंदर याद रखने वाली बात क्या है कि इनके बीच में एक स्पेस पड़ रहा है भाई। इन दोनों परतों के बीच में भी स्पेस है, इसके बीच में भी क्या है? स्पेस है, ठीक है। दोनों के बीच में स्पेस पड़ रहा है। तो ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को अपन क्या कहते हैं? इस स्पेस को, यहाँ पे जो अवकाश पड़ रहा है इन दोनों के बीच में, ये जो अवकाश है इसको कहते हैं सबड्यूरल अवकाश। इसको क्या कहा जाता है? सबड्यूरल अवकाश। इसको क्या कहा जाता है? सबड्यूरल अवकाश। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिनजेस की ड्यूरामेटर और एरिकनोइड के बीच में जो आपको अवकाश दिखाई देता है, जो स्पेस दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? सबड्यूरल अवकाश कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एरिकनोइड, एरिकनोइड और पायामेटर, एरिकनोइड और पायामेटर, इनके बीच में जो अवकाश है इसको कहते हैं सब एरिकनोइड। इसको क्या कहा जाता है? सब एरिकनोइड अवकाश कहा जाता है। सब एरिकनोइड अवकाश कहा जाता है। अब एक बात और सुन लो, इनके बीच में कुछ द्रव पाए जाते हैं। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? द्रव पाए जाते हैं। तो सब ड्यूरल अवकाश के अंदर भी एक द्रव मिलेगा, सब एरिकनोइड अवकाश के अंदर भी एक द्रव मिलेगा, ठीक है। तो सब ड्यूरल अवकाश के अंदर जो द्रव पाया जाता है वो सीरम द्रव कहलाता है। सब ड्यूरल अवकाश, सब ड्यूरल अवकाश में, सब ड्यूरल अवकाश में सीरम द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव? सीरम द्रव मिलेगा आपको। ये कौन सा हो जाएगा? सीरम द्रव पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप, ये जो सब एरिकनोइड अवकाश है, सब एरिकनोइड अवकाश, सब एरिकनोइड अवकाश, सब एरिकनोइड अवकाश के अंदर एक द्रव पाया जाता है। वो कौन सा है? तो सब एरिकनोइड अवकाश में CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि इसको बोलते हैं जो प्रमस्तिष्क और मेरु द्रव होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे? सेरेब्रल स्पाइनल द्रव बोलते हैं। से द्रव उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, सेरेब्रल द्रव उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके मस्तिष्क के आवरण की बात
ये किसकी बात हो गई भाई, मस्तिष्क के आवरण की बात होगी, मेनिंजियस की बात होगी। मेनिंजियस के अंदर आपको कितनी परतें मिलेगी, 3 परतें मिलेगी, जिसके अंदर आपको सबसे बाहरी परत जो है ड्यूरामेटर मिलेगी, फिर एरिकनोइड मिलेगी, और फिर क्या मिलेगी आपको यहाँ पे पायामेटर मिलेगी, और इनके बीच में द्रव भी मिलेंगे आपको। ठीक है, अब अपन और बात करते हैं कि ये जो द्रव है ना, ये CSF द्रव, इसका काम क्या होता है भाई, CSF द्रव करेगा क्या, ये द्रव करता ही है। तो देखो द्रव एक तो भाई जैसे मान लो कि भाई ये हमारी कोई चीज है यहाँ पे, और यहाँ से जो है चोट लगने की संभावना, तो इनके बीच में कुछ स्पंजी टाइप का पदार्थ डाल दिया जाए, तो यहाँ से जैसे ही धक्का लगेगा क्या वो डायरेक्टली इसके ऊपर हिट करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो इसीलिए ये द्रव होता है यहाँ पे, इसीलिए ये द्रव होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि ये जो सब ड्यूरल अवकाश के अंदर जो द्रव है, या CSF द्रव जो है, मेनली CSF द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। तो एक बात तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए कि जो CSF द्रव है, CSF द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है, किससे बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमने मस्तिष्क का वजन लिखा है क्या, नहीं लिखा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो छोटे क्वेश्चन अभी दिमाग में भी नहीं आया कि मस्तिष्क का वजन भी लिखाना है। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क का वजन कौन पूछता है आजकल, लेकिन अब अपन लिख रहेंगे यहाँ पे मस्तिष्क का वजन, क्योंकि अगला जो पॉइंट है अपना मस्तिष्क से रिलेटेड जो वजन के अंदर बात करेगा। तो मस्तिष्क का जो वजन होता है ना, वो कितना होता है, तो देखो यहाँ पे मस्तिष्क का भार, ये जो मस्तिष्क का भार होता है ना, वो कितना होता है, तो मस्तिष्क का भार होता है आपके 1300 से 1400 या 1350 से 1450 ग्राम होता है। ठीक है, 1350 से जो है 1450 ग्राम। अब ये जो कोई कुछ वेटेज के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर कभी बन भी जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना होता है। भी कई जगह अगर 1400 मिल जाए, ठीक है, या 1300 से ऊपर कुछ आंकड़ा दे के पूछ ले, ठीक है, या 1500 दे दिया, उसके अलावा जो दूसरे आंकड़े 2 किलो 3 किलो 4 किलो के हैं, तो अब वहाँ पे आप जिद करके नहीं बैठ सकते कि उन सर ने तो जो है 1400 तक ही बताया था, 1450 बताया था, तो इसमें से तो है नहीं, तो क्वेश्चन जो है वो गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर के हैं, बॉडी पार्ट्स है, और बॉडी पार्ट्स सभी के अंदर सेम नहीं है। हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने जिस व्यक्ति का ये भार लिया होगा उसका वेट इतना आया होगा, या 10-15 लोगों का एवरेज इतना आया होगा, तो किसी के अंदर मस्तिष्क का भार ज़्यादा कम हो सकता है। अभी वेट भी तो अपना कम ज़्यादा होता है, हाथ भी, हाथों का साइज़ है, आंतों का साइज़ है, तो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये शरीर के ऑर्गन है, तो ऑर्गन सभी व्यक्तियों के अंदर बराबर साइज के थोड़ी होंगे, नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे मस्तिष्क का भार 1350 से 1450 एक एवरेज है जो यहाँ पे अपन ने लिखा है। ठीक है, अब ये मस्तिष्क का भार लिखने के पीछे रीजन क्या है कि हम बात करने वाले CSF की। ये जो द्रव है ना, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, ये क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क को उत्प्लावनता प्रदान करता है। अब उत्प्लावनता क्या होती है, उत्प्लावनता का मतलब है कि कोई भी द्रव जो होता है उसके अंदर जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबती है, तो द्रव खुद ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। भाई आप पानी के अंदर कोई भी वस्तु डालते हो, या अपन खुद भी पानी के अंदर जब उतरते हैं, जो है स्विमिंग पूल गए होंगे, स्विमिंग पूल के अंदर या कोई भी जो है वस्तु होती है पानी के अंदर डालते हैं, तो वो बाहर में क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उत्प्लावनता काम कर रही है, उसके ऊपर उत्प्लावन बल काम कर रहा है। तो मस्तिष्क के ऊपर भी यही है। हमारे यहाँ पे मस्तिष्क जो है लगभग 1.5 किलो वेट का है, लेकिन कभी हमें महसूस हुआ, हमारी गर्दन को कभी महसूस हुआ कि ये 1.5 किलो का वेट हमारी गर्दन के ऊपर सुबह से पड़ा है, तो हमारी गर्दन जो है दर्द करने लग गई। गर्दन दर्द करेगी तो तकिए से ही करेगी। अगर आप तकिया लगा के सो रहे हैं तो उससे जो है यहाँ पे बैंड आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। ठीक है, तो ये जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, CSF द्रव जो है, ये मस्तिष्क के भार को या मस्तिष्क को उत्प्लावनता प्रदान करता है, जिससे हमें मस्तिष्क का भार केवल और केवल
कितना 180 ग्राम ही महसूस होता है। जो 1350 से 1450 अपन लिख रहे हैं वो केवल और केवल कितना महसूस होता है, 180 ग्राम तक ही महसूस होता है। अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.18 किलोग्राम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये द्रव CSF द्रव मस्तिष्क को उत्प्लावनता प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क का भार केवल 180 ग्राम ही महसूस होता है। 180 ग्राम ही महसूस होता है। कितना होता है, 180 ग्राम ही महसूस होता है। तो जो 1350 से 1450 तक जो भार था, अब वो केवल और केवल कितना लग रहा है हमें, 180 ग्राम के आसपास ही लग रहा है। कितना लग रहा है भाई, 180 ग्राम के आसपास ही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मस्तिष्क की परतें पड़ी है ना, अपन ने इसको थोड़ा सा आप चित्र के माध्यम से देखिए, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक चित्र को भी शामिल किया है इन परतों को समझने के लिए। तो देखो भाई, ये परतें हमने कौन सी पढ़ी है, ये परतें हमने पढ़ी है ये वाली। भाई मस्तिष्क का जो आवरण है मेनिन्जेस, ये मेनिन्जेस 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा, कि भाई एक ड्यूरामेटर है, एक एरिग्नोइड है और एक पायामेटर है। एक ड्यूरामेटर, एरिग्नोइड और पायामेटर, इनके अंदर सब ड्यूरल अवकाश है, सब एरिग्नोइड अवकाश है। ठीक है, और इन अवकाश के अंदर क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। एक तो सीरम द्रव है और एक CSF द्रव है। दोनों की बात अपन ने कर ली है। ये करते क्या है इसकी बात भी अपन ने यहाँ पे कर ली है कि ये मस्तिष्क को उत्प्लावनता प्रदान करते हैं, जिससे कि मस्तिष्क का भार हमें कम महसूस होता है। ठीक है, अब देखो इन परतों को चित्र के अंदर देखो भाई, ये आपकी जो पर्दे हैं, सबसे बाहरी जो भाग होता है ये क्या होता है, स्किन है। सबसे बाहरी जो भाग है ये क्या है, स्किन है। उसके बाद ये स्किन के बाद यहाँ पे शुरू होता है पेरिओस्टियम। ये क्या है, पेरिओस्टियम है। इसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम का मतलब हड्डियों का जो बाहरी भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोलते हैं। और आंतरिक का भाग क्या बोलते हैं, उसको एंडोस्टियम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान है, आप जो है जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत शानदार चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। पेरिओस्टियम, उसके बाद आ जाता है क्रेनियन। क्रेनियन बॉक्स की जिसमें 8 हड्डियां हैं उसकी बात करी अपन ने, क्रेनियन बॉक्स, इसकी बात करी है क्रेनियन बॉक्स। इस क्रेनियन बॉक्स के अंदर 8 हड्डियां हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, उसके बाद क्रेनियन आ जाता है। क्रेनियम के बाद शुरू होती है मस्तिष्क की परतें। उसके बाद हमारी मस्तिष्क की परतें शुरू होती है। और पहली परत हमने कहा ड्यूरामेटर, कौन सी है, ड्यूरामेटर। और उसकी बाद कौन सी है, एरिकनोइड। बाद में कौन सी है, एरिकनोइड। और उसके बाद कौन सी है, पायामेटर। उसके बाद कौन सी है, पायामेटर। कौन सी हो जाएगी भाई, पायामेटर। ठीक है, तो ड्यूरामेटर, एरिकनोइड और पायामेटर, ये बात हो जाती है। ठीक है, तो मस्तिष्क की परतें हो गई। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की हमने बात करी है। तो तंत्रिका तंत्र जो है किसका काम करता है, नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने कोशिका के कुछ फैक्ट्स को देखा। और तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन काम करती है, तंत्रिकाएं काम करती है, जिसकी बात अपन करेंगे। अभी तंत्रिका की बात करी नहीं है, अभी अपन ने केवल समझा है कि ये तंत्रिकाएं होती है। अभी किस तरह से काम करती है इसकी बात भी अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमने नर्वस सिस्टम जो है इसको 2 भागों में बांटना है मेनली। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल के अंदर 2 भाग देखिए, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनसे रिलेटेड काम करेगा, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है हमारी अनैच्छिक क्रियाओं से रिलेटेड काम करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम
है इसके अंदर मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं। तो हमने बात करी थी मस्तिष्क की, सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर किसकी बात करी है हमने, मस्तिष्क की बात करी है। तो मस्तिष्क जो होता है उसको हमने 3 भागों के अंदर बांटा है, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, एक पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र को हमने प्रोसेनसिफेलॉन कहा है, मध्य को मेसेनसिफेलॉन कहा है और पश्च को रॉम्बेनसिफेलॉन कहा है। इसके अंदर अलग अलग भाग आते हैं, टिलेनसिफेलॉन, डाइएनसिफेलॉन, इन सब की बात अपन जो है करेंगे। कार्पोरा, क्वाड्रिसेमिन, ये सारी चीज आ जाती है। मस्तिष्क के अंदर हमने और देखा कि मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियन बॉक्स के अंदर होता है जो 8 हड्डियों से घिरा हुआ है और उसके ऊपर मस्तिष्क के ऊपर एक आवरण होता है जो 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। ड्यूरामेटर है, एरिकनोइड है और हमारी पायामेटर है। ये 3 परतें, इनके अंदर द्रव भी भरा होता है। द्रव का क्या काम होता है उसके बारे में भी अपन ने यहाँ पे बात करी है। एक लास्ट पार्ट इसके अंदर और देखते हैं मस्तिष्क का, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो ये जो मस्तिष्क है हमारा, इसको 4 लोब के अंदर बांटा गया। कितनी लोब के अंदर? 4 लोब के अंदर। एक लोब है आपकी फ्रंटल लोब, एक क्या है फ्रंटल लोब, एक क्या है फ्रंटल लोब है, क्या है अभी फ्रंटल लोब है। एक आपकी क्या है टेम्पोरल, एक आपकी क्या है टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब है। एक आपका ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और एक आपकी आ जाती है ऑक्सीपिटल। एक कौन सी लोब आ जाती है? ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब आ जाती है। एक आ जाती है आपकी पैराइटल लोब, क्या आ जाती है? पैराइटल लोब। एक आ जाती है आपकी पैराइटल लोब। ये मस्तिष्क को जो है हमने 4 लोब के अंदर बांटा हुआ है। फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है और पैराइटल है। 4 लोब के अंदर बांटा है मस्तिष्क को। ठीक है भाई, तो चलिए आज के इस क्लास के अंदर अभी जो हमने पढ़ा है ये तंत्रिका तंत्र पढ़ा है, लेकिन अभी हमारा तंत्रिका तंत्र खत्म नहीं हुआ है, पर समय जरूर खत्म हुआ है। तो कोई बात नहीं, समय की बेड़ियों में बंधे हुए नहीं रहेंगे हम और मिलेंगे अपन जो है इसके बाकी के पार्ट के साथ एक दूसरा समय लेके, जिसके अंदर आप भी शामिल होंगे, हम भी शामिल होंगे। इन सभी उम्मीदों के साथ हम आशा करते हैं आपसे कि आप सिलेक्शन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो चेक करें और नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। हमारे कंटेंट को बहुत बहुत महत्व देके हमें जो है अप्रिशिएट करें, ताकि हम आपके लिए और कुछ बहुत कुछ नया जो है कर पाएँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए, सभी के लिए हमें एक ऊर्जा देगा। तो चलिए इन सभी उम्मीदों के साथ मिलते हैं अपन इसके बाकी के पार्ट के साथ। सिलेक्शन एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।